हेलो ऑफिसर्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अमेरिकन रिवॉल्यूशन देखा और हमने देखा कि आफ्टर रिवॉल्यूशन 1781 में आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन बनता है। ठीक है। आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन बनने के बाद क्या चीजें होती है, प्रॉब्लम क्या होती है आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन में, जिसके कारण अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात स्टार्ट होती है। देखो, अक्सर क्या होता है, स्टूडेंट अमेरिकन रिवॉल्यूशन को 1776 का डिक्लेरेशन पे खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर आप यूपीएससी के डिमांड की तरह देखो और अगर आप स्कॉलर के पर्सपेक्टिव से भी देखो, तो आपको पता चलता है कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन का जो रियल क्लाइमेक्स होता है ना, वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पे आता है 1787 पे। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो जाती है तो क्या होगा? जो रिवॉल्यूशन किया गया, जो इतना लंबा रिवॉल्यूशन था, ये एक क्योस बन जाएगा। अमेरिका लैटिन अमेरिका जैसे अनस्टेबल हो जाएगा। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है क्या? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या करता है कि ये रिवॉल्यूशनरी स्ट्रगल को एक सस्टेनेबल पॉलिटिकल ऑर्डर में चेंज करता है। और ये पॉलिटिकल ऑर्डर कैसे डेवलप होता है, यही आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड समझेंगे। आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन 1781 से 1787 का जो टाइम पीरियड है, ये 81 में ये आता है और 87 तक का जो टाइम पीरियड होता है, ये इसी के बारे में बात हो रहा होता है। हम क्या देखते हैं कि आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन का जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, बेसिकली वो क्या होता है? वो होता है मैक्सिम देखो, वो होता है मैक्सिमम पावर टू स्टेट, मिनिमम अथॉरिटी टू सेंटर। आखिर ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? देखो, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद अमेरिकन का जो सबसे बड़ा फियर होता है, सबसे बड़ा डर जो होता है, वो होता है स्ट्रांग सेंटर। स्ट्रांग सेंटर का मतलब क्या है? सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, एब्सोल्यूट पावर के बारे में बात हो रही है। और इसी डर से वो लोग क्या करते हैं, सेंटर को वीक बना देते हैं, सेंटर को मिनिमम अथॉरिटी देते हैं और मैक्सिमम पावर होता है स्टेट के पास। अभी देखो, इन लोगों ने ये जो किया, इनकी जो फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी का बेसिकली फाउंडेशन क्या है? इस फिलॉसफी का फाउंडेशन है लिबर्टी अथॉरिटी के ऊपर रखना। उन्होंने अपने आप को लिबरल रखना ज्यादा जरूरी समझा एज कंपेयर टू सेंटर को बहुत ज्यादा पावर देना। अभी देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है इनका, ये जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, इस फिलॉसफी के कारण क्या होती है, एक स्ट्रक्चरल वीकनेस देखने को मिलती है। और ये स्ट्रक्चरल वीकनेस क्या होता है? आप देखोगे कि सेंटर टैक्स इंपोज नहीं कर सकती है, स्टेट वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन तो कर सकता है, बट ये भी कंपलसरी नहीं है। ना कोई एग्जीक्यूटिव है जो कि लॉ इंप्लीमेंट करेगा, ना कोई जुडिशरी है जो कि डिस्प्यूट रिजॉल्व करेगा। मतलब बेसिकली सेंटर लेवल पे बनाया जा रहा है। और ये जो आर्टिकल है, ये क्या करता है? ये कॉन्फेडरेशन को बेसिकली एक लीग ऑफ फ्रेंडशिप बना देता है। एक फंक्शनिंग स्टेट की तरह वो काम ही नहीं कर पाता। इसीलिए क्या होता है, इस स्ट्रक्चरल वीकनेस के कारण इकोनॉमिक क्राइसिस आता है। और ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, क्या होता है? देखो, इकोनॉमिक क्राइसिस में बेसिकली आपको ये समझना है कि जो स्टेट होता है वो एक दूसरे पर टैरिफ लगा रहे होते हैं खुद में ही। इससे क्या होता है, कंपटीशन बढ़ता जाता है। और इस कंपटीशन के कारण क्या होता है, जो गुड्स होते हैं, गुड्स के प्राइस बहुत हाई हो जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच में ही जो ब्रिटिश गुड्स हैं, इंपोर्टेड गुड्स हैं, वो बहुत चीप होते हैं। और इन सब के कारण कौन सफर कर रहा होता है? इन सब का इंपैक्ट पड़ता है लोकल इंडस्ट्रीज पे, इन सब का इंपैक्ट पड़ता है पीजेंट पे, लेबर पे। देखो, जब लोकल इंडस्ट्रीज पर इन सब का इम्पैक्ट पड़ता है, तो क्या होता है कि इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा ऐसे क्राइसिस सिचुएशन में चल जाती है। नेशनल क्रेडिट जो होता है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखना चाहते हो, तो आपको दिखेगा कि अमेरिका बहुत ही ज्यादा वीक और डिवाइडेड दिखना स्टार्ट हो जाता है। और देखो, इन सब का जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है ना, वो पीजेंट पे पड़ता है, वो लेबर क्लास पे पड़ता है, बेसिकली लोअर स्टेटा पे पड़ता है सोसाइटी के। और ये लोअर स्टेटा में कौन होते हैं? इस लोअर स्टेटा में होते हैं पीजेंट, लेबर। और इन सब पे क्या होता है, ये लोग डेट ट्रैप में फंसते जाते हैं। और इसी के कारण क्या होता है, रिबेलियन हो जाता है। और ये जो रिबेलियन है, ये रिबेलियन का नाम होता है सैस रिबेलियन। ये 1786 में होता है। देखो, इस रिबेलियन को रोकने के लिए जो स्टेट मिलिशिया होती है, वो भी इनसफिशियंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये लोग कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखना चाहते हैं।
इन लोगों को स्टैंडिंग आर्मी से ऐसा लगता है कि अथॉरिटी एब्सोल्यूट होती जाएगी और स्टैंडिंग आर्मी कभी भी इनके लिए ऑपरेसिव हो सकती है। और ये जो रिबेलियन है ये क्या करता है, ये सेंटर को हेल्पलेस बना देता है, क्योंकि सेंटर के पास कोई पावर नहीं होता है। ना टैक्स इंपोज करने का पावर है, ना एग्जीक्यूटिव का पावर है, ना जुडिशरी का पावर है, ना इनके पास कोई रेवेन्यू सोर्स है। तो इन सब के कारण क्या होता है, सेंटर हेल्पलेस हो जाता है। और ये जो रिबेलियन है, ये कन्विंस कर देता है अमेरिकन एलिट क्लास को कि लिबर्टी विदाउट ऑथोरिटी कैन डिस्ट्रॉय द रिपब्लिक। अभी क्या है, ये जो लिबर्टी वाला इन लोगों का फिलॉसफी है, पॉलिटिकल फिलॉसफी, ये लिबर्टी विदाउट ऑथोरिटी, ये क्या करता है, ये रिपब्लिक को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा होता है। और इन्हीं सब चीजों के कारण क्या होता है कि जब ऐसे क्योस सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं, इनके कारण 1787 में फिलाडेल्फिया कन्वेंशन आता है। ये कन्वेंशन क्या होता है, 1787 में जब ये कन्वेंशन आता है तो ये बेसिकली बताता है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना है। अभी देखो कन्वेंशन का जो कंटेक्स्ट होता है हमें ये समझना है। देखो इनका जो ऑफिशियल एजेंडा होता है वो क्या होता है, आर्टिकल को रिवाइज करना, जो भी आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन में आर्टिकल्स हैं उन सबको रिवाइज करना। बट रियलिटी क्या होता है, ये एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना देता है। इस टाइम पे जो प्रेसिडेंट होते हैं जॉर्ज वॉशिंगटन, बेसिकली ये आपको पता होगा कि अमेरिकन बेसिकली कॉलोनिस्ट आर्मी के जनरल होते हैं। और इन्हीं को जब इंडिपेंडेंस मिलता है तो प्रेसिडेंट बनाया जाता है। इंटेंशनली इनको लेजिटिमेसी दी जाती है, इन्हें चूज किया जाता है। ठीक है, अभी देखो ये क्या है ना कि जब जॉर्ज वॉशिंगटन प्रेसिडेंट बनते हैं तो यहां से क्या है ना कि अभी हम लोग फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में अलग अलग पर्सनैलिटी भी देखेंगे कि आखिर कौन लीड कर रहा था, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप किनकी थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो की पर्सनैलिटी है इसमें कौन कौन है, इसमें है जेम्स मेडिसन, इसमें है अलेक्जेंडर हैमिल्टन, इसमें है गेवेन्यूर मॉरिस। अभी देखो इन लोग का रोल क्या है, अगर आप देखोगे तो जेम्स मेडिसन जो है इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब सबका रोल देखते हैं, क्योंकि पहले जो आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन में प्रोविजंस थे वो प्रोविजंस कितने ज्यादा अननेसेसरी थे और कितना ज्यादा उसमें स्ट्रक्चरल वीकनेस था, ये जब पता चल जाता है इसके बाद क्या होता है ना कि अलग अलग तरह की आइडियाज आने स्टार्ट होते हैं। देखो जेम्स मेडिसन फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो होते हैं, बट अलेक्जेंडर हैमिल्टन जो होते हैं ये बहुत बड़े सपोर्टर होते हैं स्ट्रॉन्ग सेंटर का। क्योंकि प्रॉब्लम तो उसी कारण से आ रही है ना। और जो गवर्नर मॉरिस होते हैं ये क्या करते हैं, ये फाइनल ड्राफ्टिंग करते हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जब बनाया जाता है, जब फ्रेम किया जाता है, तो ये उन लोगों के द्वारा फ्रेम किया जाता है जो पॉलिटिकली रियलिटी को देख पा रहे हैं। ये कोई रिवॉल्यूशनरी रोमांटिक्स नहीं है, जो रिवॉल्यूशन के बारे में समझ रहे हैं, जिनको डर लग रहा है कि पावर का कंसंट्रेशन हो जाएगा तो शायद ब्रिटिश टायरनी जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। बट ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग सेंटर के बारे में। अभी देखो क्या होता है ना कि जब फिलाडेल्फिया कन्वेंशन आता है इसके बाद ना बहुत सारे डिबेट्स स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस स्टार्ट हो जाते हैं। कॉम्प्रोमाइजेस कौन किस बेसिस पे, पावर शेयरिंग के बेसिस पे। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है रिप्रेजेंटेशन क्राइसिस। अभी हम लोग बात करते हैं मेजर डिबेट्स एंड कॉम्प्रोमाइज के बारे में।
अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे बड़ा जो क्राइसिस सिचुएशन, ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? इसका रीजन है रिप्रेजेंटेशन क्राइसिस। अभी ऐसा क्यों हो रहा है? अभी देखो, हमने जो देखा कि कैसे रिबेलियन हो जाता है, रिबेलियन हम बस एक छोटे लेवल पे देख रहे थे, बट अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि इतना बड़ा रिबेलियन और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद एक छोटे से पीजेंट रिवॉल्ट से हो जाएगा, फार्मर रिवॉल्ट से हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिप्रेजेंटेशन क्राइसिस। क्या है ना कि यहाँ पे स्टेट दो तरह के, एक बिग स्टेट है और स्मॉल स्टेट है। इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। देखो, इसमें दो प्लान किया जाता है। ये जो रिप्रेजेंटेशन क्राइसिस है, इसको खत्म करने के लिए दो प्लान किया जाता है। एक होता है वर्जीनिया प्लान, और एक होता है न्यू जर्सी प्लान। अभी देखो, वर्जीनिया प्लान जो है, ये बेसिकली बात करता है पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन की, और जो न्यू जर्सी प्लान है, वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। अभी देखो, यहीं से चीजें अलग होनी स्टार्ट होती है। क्या, दोनों प्लान अपने आप में अपनी आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। वर्जीनिया प्लान ये बात करता है कि जिस स्टेट का जो भी पॉपुलेशन होगा, उसके हिसाब से उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। बट न्यू जर्सी प्लान ये बताता है कि जितने भी स्टेट हैं, सभी का प्रेजेंटेशन इक्वल होगा, और ये एक क्राइसिस क्रिएट कर देता है। अब किसकी बात मानी जाए, किस तरह से आगे बढ़ा जाए, और इसी को लेके क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज किए जाते हैं। क्यों? अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा तो ये सिचुएशन और ज्यादा खराब होता जाएगा, ये सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ता जाएगा। तो इसी के कॉम्प्रोमाइज के लिए ये लोग क्या करते हैं, आप देखोगे अमेरिका में दो हाउस है, लोअर हाउस, अपर हाउस। ठीक है? अभी जो लोअर हाउस है, वहां पे क्या होगा, अपर हाउस है, वहां पे क्या होगा, इसी चीज को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। इस ये दोनों प्लान जब आता है, यहाँ पे आप देख लो कॉन्फ्लिक्ट किस चीज का हो रहा है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है रिप्रेजेंटेशन का। अब इसी चीज के लिए क्या करते हैं ये लोग एक कॉम्प्रोमाइज लेकर आते हैं। और ये जो कॉम्प्रोमाइज होता है, ये बेसिकली बात करता है लोअर हाउस में क्या होगा और अपर हाउस में क्या होगा। अपर हाउस मतलब सीनेट। आई थिंक इतना तो सभी को पता होगा मेरे ख्याल से। अभी क्या है, लोअर हाउस में जो रिप्रेजेंटेशन होता है, वो पॉपुलेशन बेस्ड कर दिया जाता है, और अपर हाउस में जो रिप्रेजेंटेशन है, वो इक्वल कर दिया जाता है, कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन इक्वल होगा। अभी ये जो कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, इसके पीछे का आप जीनियस देखो, ये कितना बढ़िया प्लान बनाया गया उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्कॉलर्स कहते हैं कि इन लोगों ने यहाँ पे ये डिस्कस किया कि कैसे यूनिटी आ सकती है, और ये यूनिटी कैसे आएगी। यूनिटी आएगी विदाउट डिस्ट्रॉइंग फेडरल बैलेंस। देखो, यहाँ पे ये लोग फेडरल बैलेंस को भी मेंटेन करके रखना चाहते हैं। वहां पे किसी तरह के ऐसा ना हो कि किसी को पावर ज्यादा मिल जाए, किसी को कम मिल जाए। यहाँ पे किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट ना हो जाए। इसी चीज के लिए क्या करते हैं ये लोग, फेडरल बैलेंस भी बना के रखते हैं, बट साथ ही साथ यूनिटी भी चाहते हैं, ताकि सारे स्टेट यूनाइटेड रहे। इसीलिए देखोगे अमेरिका बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? बहुत बढ़िया है ये सब, हम हमें ये सब समझना है। देखो, ये तो हमने देखा रिप्रेजेंटेशन क्राइसिस। ठीक है? यहाँ पे जो डिबेट्स हो रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो क्यों हो रहे थे? सबसे बड़ा बात है रिप्रेजेंटेशन क्राइसिस। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े इशू पर, और ये इशू होता है स्लेवरी। स्लेवरी एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त सबसे बड़ा और सबसे सेंसिटिव इशू होता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे होते हैं, फ्रेमर्स का जो मेन एम होता है, वो होता है कि स्लेवरी का क्या किया जाए। उनका मेन एम स्लेवरी एबॉलिश करना नहीं होता है, उनका मेन एम होता है यूनियन को बचा के रखना है। आप देखो, स्लेवरी एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम क्यों बन जाता है।
देखो 1787 तक क्या होता है, सदर्न स्टेट सदर्न स्टेट की जो इकोनॉमी होती है वो इकोनॉमी स्लेवरी पर डिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट ऑन स्लेवरी। और नॉर्दर्न स्टेट जो होते हैं, बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है ना कि अमेरिका को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, सदर्न स्टेट एंड नॉर्दर्न स्टेट। और नॉर्दर्न स्टेट में क्या होता है ना कि स्लेवरी धीरे धीरे मूव कर रही थी, वहां पे स्लेवरी एक्सटेंड कर रही थी, और नॉर्दर्न स्टेट वाले चाहते थे कि ये एक्सटेंशन ना हो पाए। ठीक है, अपोज्ड एक्सटेंशन ऑफ स्लेवरी। ठीक है, आपको बेसिकली ये दिख रहा है कि किस तरह से यहां पे स्लेवरी को एक्सटेंड करने से रोका जा रहा है। देखो, अगर स्लेवरी को डायरेक्टली एबॉलिश किया जाता तो क्या हो सकता था, ये जो सदर्न इकोनॉमी है ये खराब खत्म हो जाती, ये टूट जाती। और अगर स्लेवरी को डायरेक्ट एबॉलिश करने की बात भी की जाती तो जो सदर्न स्टेट्स हैं वो इस कॉन्वेंशन से वॉकआउट कर जाती। इसलिए क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। और ये कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, ये कॉम्प्रोमाइज आखिर किस चीज के लिए किया जाता है। देखो, यहां पे अगर आप देखोगे तो स्लेवरी को ओपनली रिजेक्ट नहीं किया गया, बल्कि स्लेवरी को एडजस्ट किया जाता है। और कैसे एडजस्ट किया जाता है, देखो स्लेवरी से रिलेटेड जो इशू थे, जो कॉम्प्रोमाइज थे, उसमें सबसे बड़ा जो कॉम्प्रोमाइज है वो है 3/5 कॉम्प्रोमाइज। ये क्या होता है, देखो बेसिकली ये कहा जाता है कि स्लेव को पॉपुलेशन में 3/5 पर्सन माना जाए। अगर कोई एक इंसान का रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन में एक इंसान की तरह देख रहा है तो स्लेव को उसका 3/5 देखा जाए। इससे क्या होगा, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वहां पे रिप्रेजेंटेशन स्लेव्स का भी आ जाएगा। और अगर डायरेक्ट टैक्स लगाने की बात होगी तो डायरेक्ट टैक्स के लिए भी हम वो चीज कर सकते हैं। जो सदर्न स्टेट थे वो चाहता था कि स्लेव्स को पूरा का पूरा इंसान समझा जाए, इंडिपेंडेंट इंसान समझा जाए, लिबरल इंसान समझा जाए, और पूरा रिप्रेजेंटेशन मिले। और ये जो 3/5 रिप्रेजेंटेशन है ये खत्म हो जाए, जिसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। अभी देखो, मेन मेन क्या है ना कि इसको अगर आई थिंक थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अभी देखो, इसको समझाते हैं। जो स्लेव होते थे, स्लेव के साथ क्या होता था कि उनको इंसान नहीं समझा जाता था, उनकी कोई पॉलिटिकल विल नहीं होती थी, उनको किसी तरह की लिबर्टी नहीं होती थी, उनको वोटिंग राइट नहीं होते थे, इस तरह की चीजें थी। ठीक है, अभी क्या है, और इसके कारण क्या होता था कि इनको पॉपुलेशन में भी काउंट नहीं किया जाता था, इनको सिटीजन में भी काउंट नहीं किया जाता था। और सदर्न स्टेट में स्लेव पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है कि रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको, यहाँ पे बात हो रही है पॉपुलेशन वाइज रिप्रेजेंटेशन, हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, सारी चीजें एक तरह से रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ही है। यहाँ पे क्या है, वर्जीनिया प्लान में देखा पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन, न्यू जर्सी प्लान में देखा इक्वल स्टेट रिप्रेजेंटेशन। फिर कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, लोअर हाउस में पॉपुलेशन बेस्ड होगा एंड अपर हाउस में इक्वल होगा। तो इसी चीज के लिए क्या होता है, ये स्लेवरी का क्वेश्चन आ जाता है कि सदर्न स्टेट में पॉपुलेशन जो होता है स्लेव का वो ज्यादा होता है, तो वो लोग चाहते थे इनको भी एक तरह से इंसान समझा जाए, स्लेव को भी पॉपुलेशन में 3/5 पर्सन माना जाए। इससे क्या होता कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, बेसिकली लोअर हाउस में, इनको रिप्रेजेंटेशन मिल जाता, डायरेक्ट टैक्स के लिए भी प्रोविजन हो जाता। और साउथ के जो स्टेट थे वो चाहता था कि स्लेव को पूरा काउंट किया जाए, उनका पॉलिटिकल पावर को बढ़ाया जाए, इक्वल किया जाए। और इसका इफेक्ट क्या हो सकता था, इसका इफेक्ट ये होता था, हो सकता था कि साउथ को क्या होता कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पावर मिल जाता, और और उनको स्लेव्स को राइट भी नहीं देना पड़ता किसी भी तरह का। तो ये जो बात है कि ज्यादा पॉलिटिकल पावर चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ज्यादा चाहिए, इसी के कारण ये चीजें आती है। अभी इसके बाद क्या होता है ना, एक तो 3/5 वाला कॉम्प्रोमाइज होता है इसी चीज को खत्म करने के लिए।
अब हम यहां से देखते हैं क्या होता है कि एक और कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। वो क्या होता है? स्लेव ट्रेड। ये जो स्लेव ट्रेड कॉम्प्रोमाइज है 1808, यहां पे कांग्रेस 1808 से पहले अटलांटिक ट्रेड को बैन नहीं कर सकती। आखिर क्या, क्यों? लेकिन 1808 के बाद स्लेव ट्रेड बैन होता है। ट्रेड स्लेव बैन तो हो जाता है, बट इंटरनल स्लेवरी जो है वो कंटिन्यू रहता है। अभी क्या होता है, ये जो स्लेव ट्रेड है 1808 तक के लिए बैन नहीं किया जाता। ये बोला जाता है 1808 के बाद स्लेवरी ट्रेड खत्म हो जाएगा, और स्लेवरी ट्रेड को बेसिकली 20 साल तक एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो ये बेसिकली स्लेव ट्रेड कॉम्प्रोमाइज था। यहाँ पे ये जो लड़ाई चल रही थी रिप्रेजेंटेशन के कारण से, इस चीज को यहाँ पे देखा गया, इस चीज को यहाँ पर एक तरह से प्रोटेक्शन मिला। अभी देखो क्या होता है ना, ये जो कॉम्प्रोमाइज होता है, स्लेव ट्रेड को अलाउ किया जाता है 1808 तक के लिए। अब यहां से क्या होता है ना कि प्रॉब्लम और भी क्रिएट होती है। अब यहाँ पे क्या है कि एक और टाइप आता है स्लेव का, फ्यूजिटिव स्लेव क्लॉज। ऐसे भी स्लेव हैं जो कि भाग जाते हैं। जो स्लेव भागकर फ्री स्टेट चले जाते हैं, उसको वापस ओनर को देना पड़ेगा। ऐसा क्या है ना कि स्लेव है, बट वो एक इंसान ही है ना, उसका भी अपना माइंड है, वो भी सोचता है। तो बहुत सारे ऐसे भी स्लेव होते थे जो भाग जाते थे, और भागकर कोई दूसरे स्टेट चले गए और वहां फ्री हो गए। तो इस तरह में क्या होता था कि आपको उस स्लेव को वापस करना पड़ेगा, और ये कंपलसरी होगा, उस स्लेव ओनर को वापस करना होगा। तो इससे क्या हुआ कि वैसे स्टेट जहां पर स्लेवरी नहीं थी, जो फ्री स्टेट थे, अब फ्री स्टेट भी क्या होता है, स्लेवरी के इन्फोर्समेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं इस क्लॉज के कारण। तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि स्लेवरी सिर्फ सदर्न इशू नहीं था, और अब तो वो सिर्फ सदर्न इशू रहा भी नहीं, अब ये पूरा का पूरा नेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। अभी देखो क्या होता है ना, ये सब जब स्लेवरी के बारे में बात हो रही है, तो स्लेवरी को लेकर ना कॉन्स्टिट्यूशन में स्लेवरी वर्ड को अवॉइड किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में स्लेवरी वर्ड जानबूझकर अवॉइड कर दिया जाता है, जानबूझकर यूज नहीं किया जाता है। वहां पे टर्म यूज होता है, क्या टर्म यूज होता है? अदर पर्सन। यहां पे क्या टर्म यूज होता है? पर्सन हेल्ड टू सर्विस और लेबर, इस तरह के वर्ड यूज किया जाता है। बेसिकली अगर आप देखो तो ये एक मोरल अवॉइडेंस था। ये किसी भी तरह का न्यूट्रलिटी के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये अपनी मोरालिटी को अवॉइड कर रहे हैं। और इसीलिए क्या होता है कि फेडरलिज्म और स्लेवरी, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट बन जाता है, ये एक ऐसे मिक्स हो जाता है बेसिकली कि स्लेवरी को स्टेट सब्जेक्ट बना दिया जाता है। ये स्टेट डिसाइड करे स्लेवरी के साथ क्या करना है, स्लेवरी रखना है, कंटिन्यू करना है, डिसकंटिन्यू करना है, बैन करना है, वो उनका प्रॉब्लम है। फेडरल गवर्नमेंट को एबॉलिश करने का पावर ही नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि सदर्न स्टेट स्लेव बेसिकली सदर्न स्टेट की जो स्लेव इकोनॉमी है वो स्लेवरी पर बेस्ड है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। इसीलिए क्या होता है, स्लेवरी का जो स्लेवरी एक स्टेट सब्जेक्ट बना दिया जाता है, जिस पर फेडरल पावर का कोई भी हक नहीं होता है, उनका कोई भी पावर नहीं होता है। और इसके कारण क्या होता है, जहां पे स्लेवरी थी, स्लेवरी वहां पर प्रोटेक्टेड रही। और आप देखोगे कि इसका रिजल्ट आपको एक चीज दिखेगा कि स्लेवरी ऑलमोस्ट 18 ईयर्स तक, 80 साल तक कॉन्स्टिट्यूशनली सरवाइव करती रही। आप समझ रहे हो कि अमेरिका एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है जहां पे पॉलिटिकल लिबर्टी के बारे में बात की जा रही है, और वहां पे इस तरह की चीजें हो रही है। ये लोग सोशली कितने ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, और यहीं से क्या होता है, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो जाता है। और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है? लिबर्टी वर्सेस ह्यूमन बॉन्डेज। आप देख रहे हो कि इन सब में स्लेवरी का इशू रिजॉल्व नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पोस्टपोन किया जाता है, और इसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस भी दिखता है।
इससे क्या होता है, साउथ का जो पॉलिटिकल डोमिनेंस होता है वो स्ट्रांग हो जाता है, और इसी के कारण क्या होता है, नॉर्थ और साउथ टेंशन बढ़ता जाता है। यही हो रहा है ना यहाँ पे। थ्री ऑफ कॉम्प्रोमाइज क्या है, रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात हो रहा है। स्लेव ट्रेड को भी बैन नहीं किया गया है, कंटिन्यू कर दिया गया 1808 तक। और जब नॉर्थ साउथ का टेंशन बढ़ता जाता है, आगे चल के क्या होता है, और भी मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, एबॉलिशमेंट मूवमेंट, अमेरिकन सिविल वॉर, रिकंस्ट्रक्शन अमेंडमेंट, ये सब हम करेंगे जब सिविल वॉर कर रहे होंगे, तो इन सबको हम लोग देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्लेवरी कितना बड़ा इशू बनता है और ये किस तरह से कंटिन्यू किया जाता है। अभी इसके बाद एक और बड़ा इशू होता है, ये होता है फेडरल वर्सेस स्टेट। और ये जो डिबेट है, ये पावर डिबेट है। बात तो यहाँ पे पावर की हो रही है ना, हर जगह पे पावर की बात हो रही है, रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। देखो अभी क्या है कि ये जो पावर डिबेट है, ये क्यों होता है, क्योंकि उन्हें एक फियर होता है, उन्हें एक डर होता है। किस चीज का डर होता है, सेंट्रल टायरेनी। इन्हें डर होता है स्टेट अनार्की की। और देखो ये जो डर है, फियर ऑफ सेंट्रल टायरेनी, फियर ऑफ स्टेट अनार्की, ये डर का सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन में जो सॉल्यूशन निकाला गया था, वो सॉल्यूशन पूरी तरह से फेल हो जाता है। तो इसीलिए अब क्या होता है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन निकाला जाएगा, ये सॉल्यूशन क्या होगा, ये सॉल्यूशन होगा इनुमरेटेड पावर टू सेंटर, रिजर्व्ड पावर टू स्टेट्स। अभी इसी को समझना है। देखो यहाँ पे जब बात हो रही थी कि पावर देना है तो कैसे देना है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, बहुत ज्यादा पावर नहीं देना है जिससे सेंट्रल टायरनी हो सकती है, स्टेट एनार्कियल हो सकता है। और इसी चीज के लिए क्या होता है, अब यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात आती है, तो पावर, सेंटर को जो पावर दी जाती है वो ऐसी पावर दी जाती है जिससे कि और कंट्रोल किया जा सके। मतलब ऐसा ना हो कि पावर बहुत ज्यादा हो जाए जिसके कारण कि सेंटर टायरेनिकल हो जाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरह हो जाए, ब्रिटिश क्राउन की तरह हो जाए। और जो रिजर्व पावर होती है वो स्टेट के पास दी जाती है। मतलब पावर को, सब्जेक्ट्स को बेसिकली डिवाइड किया जाता है, जैसे हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखा था, सेंटर, स्टेट, रेसिड्यूरी पावर। इस तरह से यहाँ पे भी डिवीजन किया जाता है। सेंटर की पावर अलग की जाती है, स्टेट की पावर अलग की जाती है, और जो रेसिड्यूरी पावर बच जाती है वो दी जाती है, जो रिजर्व पावर बच जाती है वो दी जाती है स्टेट्स को। ये यहाँ पे बेसिकली फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट हमें दिख रहा है कि फेडरलिज्म किस तरह से बॉर्न होता है। फेडरलिज्म बॉर्न एज ए पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज। ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है, और इसी चीज को समझना है। तो हमें एक चीज पता चल गया कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर को लेके क्या सॉल्यूशन निकाले जा रहे हैं। अभी देखो क्या है ना कि जब पावर को लेके इस तरह की बातें की जा रही है, तो अब आता है एक और चीज, आखिर कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसॉफिकल फाउंडेशन क्या है। अभी इसी चीज को समझते हैं। अभी हम लोग जो देखो मेन क्या है ना, ये पार्ट आप लोगों को लग रहा होगा बहुत कम वर्ड में मैंने डिस्कस किया। सिंपल सी प्रॉब्लम ये है कि पार्ट बहुत ज्यादा डिटेल में करने का नहीं है, आप पढ़ोगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाली पॉइंट है ही नहीं। बस आपको एक चीज बता दिया गया कि अब सेंटर के पास भी कुछ कुछ पावर है। ठीक है, अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर फिलोसफिकल फाउंडेशन क्या होता है। आप देखोगे यहाँ पे बात होगी ह्यूमन नेचर की।
एंड पावर की। देखो, अभी हम लोगों ने जो यहाँ पे थिंकर्स देखे थे, कौन कौन से थिंकर्स, एक मिनट, जेम्स मेडिसन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, गवर्नर मैरिस। अभी देखो, जेम्स मेडिसन बेसिकली ह्यूमन नेचर एंड पावर की जो बात है, ये जो फिलोसफिकल फाउंडेशन है, ये किसने दिया था? मेडिसन ने। ये मेडिसिनियन लॉजिक था। देखो, मेडिसन का जो फेमस लॉजिक होता है वो क्या होता है कि इफ मेन वेयर एंजल्स, नो गवर्नमेंट वुड बी नेसेसरी। बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो, ह्यूमन बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं। अगर उनको बहुत पावर दे दिया जाए तो वो करप्ट हो जाएंगे। इसलिए क्या होता है कि पावर का फ्रेगमेंटेशन बहुत जरूरी है। और पावर का अगर फ्रेगमेंटेशन होता है तो कोई भी अपने पावर का गलत यूज भी कर सकता है। इसीलिए क्या होता है, पावर को यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल चेक दिया जाता है। पावर को सेपरेट कर दिया जा रहा है। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात हो रही है। एंड साथ ही साथ सेपरेशन ऑफ पावर होगा तो यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंस की भी बात होगी। और मॉडर्न पॉलिटिक्स का बेस देखो यहीं से आता है। कैसे आ रहा है? देखो, मेन क्या है, जब ह्यूमन नेचर के बारे में बात की जाती है तो मेडिसिन क्या बोलता है? मेडिसिन का जो फेमस स्टेटमेंट होता है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये फेमस स्टेटमेंट क्या है? इफ मेंस वेयर एंजल, नो गवर्नमेंट वुड बी नेसेसरी। हमने इसमें एजम्पशन क्या क्या देखे? हमने इसमें एजम्पशन देखा, ह्यूमंस आर सेल्फिश, पावर कैन करप्ट ह्यूमंस। ठीक है, अभी ये जो बात होती है कि पावर ह्यूमन को करप्ट कर सकती है, इसीलिए वो सॉल्यूशन क्या देते हैं? ये सॉल्यूशन देते हैं कि पावर शुड बी फ्रेगमेंटेड। पावर कहीं एक जगह पे सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए। पावर को डिवाइड कर दो। एंड इसके साथ साथ ही पावर डिवाइड करने के बाद इंस्टीट्यूशनल चेक्स भी क्रिएट करो। ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाओ जो कि सभी के पावर को चेक करे और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे। और यहीं से सेपरेशन ऑफ पावर विद चेक्स एंड बैलेंस की बात होती है। मॉडर्न पॉलिटिक्स का बेस यही होता है। आज के टाइम पे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हम लोग भी यही कर रहे थे ना, सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात की है ना। तो ये सारी चीजें होती है। अब मॉडर्न पॉलिटिक्स का बेस यही बन जाता है। इसके साथ साथ आप देखो, अगर हम फिलोसफिकल फाउंडेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो मेडिसोनियन लॉजिक जो था वो तो था ही, बट इसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, इनलाइटनमेंट का इन्फ्लुएंस भी था। इन्फ्लुएंस ऑफ इनलाइटनमेंट, समझो। इस टाइम पे अगर हम जॉन लॉक के बारे में बात करें तो इनका क्या था? इनके लिए सोवर्निटी का मतलब क्या था? सोवर्निटी कंसेंट के साथ आनी चाहिए। तो आप देखोगे कि जॉन लॉक, इनका क्या था? कंसेंट। साथ ही साथ क्या था? लिमिटेड गवर्नमेंट। इन सब के बारे में ये इनके आइडियाज का क्लियर इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको मॉन्टेस्क्यू का भी प्रिंसिपल यहां पे दिखेगा। इनका क्या प्रिंसिपल था? सेपरेशन ऑफ पावर।
हमें यहाँ पे क्या दिखा था? पावर शुड बी फ्रेगमेंटेड। ये क्या है? यही तो है। और मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक, इन लोगों का जो एनलाइटनमेंट इन्फ्लुएंस था, ये हमें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में दिखता है। अमेरिका ने कोई भी आइडियाज को क्रिएट नहीं किया, कोई भी आइडियाज को लिखा नहीं। इन्होंने आइडियाज जो थे उन्हीं को डिजाइन किया कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। अभी देखो हम लोग कोर फीचर के बारे, अब देखो ये जो चीजें थी ये फिलोसफिकल फाउंडेशन था। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि और क्या क्या प्रॉब्लम हुए यहाँ पे, क्या क्या कॉम्प्रोमाइज किए गए। जो डिबेट्स थे, डिबेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, डिबेट ऑफ स्लेवरी, ठीक है, डिबेट ऑफ फेडरल वर्सेस स्टेट पावर डिबेट, ये जो है ये सारे मेजर डिबेट थे। एंड इन सब डिबेट का जो फिलोसफिकल फाउंडेशन था ये था मेडिसोनियन लॉजिक। यहाँ पे था एनलाइटनमेंट का इन्फ्लुएंस। अब हम लोग देखते हैं कोर फीचर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। कोर फीचर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? सबसे पहला फेडरलिज्म। क्या है फेडरलिज्म? देखो, फेडरल गवर्नमेंट के पास कंट्रोल क्या क्या दिया गया, मैंने इसीलिए वहां पे डिस्कस नहीं किया था जब हम लोग पावर को डिस्कस कर रहे थे। एक मिनट यहाँ मैं दिखाता हूं मैं कि इनोमिनेटेड पावर टू सेंटर, रिजर्व पावर टू स्टेट, ये इसलिए डिस्कस नहीं किया था, मेरे को पता था कि इसको फेडरलिज्म में हमें डिस्कस करना ही पड़ेगा। तो हम लोग अब यहाँ पे इस चीज को देखते हैं, ये जो फेडरल गवर्नमेंट बनाया गया इनको कंट्रोल क्या क्या दिया गया। देखो, फेडरल गवर्नमेंट, इनको जो पावर दिया गया, इनको पावर दिया गया डिफेंस का। अब यहाँ पे स्टैंडिंग आर्मी के बारे में बात हो रही है। इनको पावर दिया गया फॉरेन पॉलिसी का। इनको पावर दिया गया करेंसी का। इनको पावर दिया गया इंटरस्टेट ट्रेड का। अब क्या है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन के कारण, जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जो स्ट्रक्चरल वीकनेसेस दिख रहे थे, वो यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की गई। डिफेंस का प्रॉब्लम, फॉरेन पॉलिसी का प्रॉब्लम, करेंसी का प्रॉब्लम, जो अमेरिकन क्रेडिट एकदम जीरो हो चुका था, ऑलमोस्ट जीरो हो चुका था, ये करेंसी का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये दिया गया फेडरल गवर्नमेंट को। इंटर स्टेट ट्रेड, जिसके कारण क्या हो रहा था, इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे थे, इसको सॉल्व करने के बारे में देखा गया। एंड आप देखोगे कि स्टेट को क्या दिया गया, स्टेट का कंट्रोल कहां, स्टेट का कंट्रोल सिविल लॉ पे है, स्टेट का कंट्रोल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे है। इन सारी चीजों का ध्यान रखा गया और इसको सॉल्व किया गया। देखो, आपको एक चीज दिखेगा कि अमेरिकन फेडरलिज्म क्या है। अभी जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो फेडरलिज्म है ये क्या है? दिस इज बेसिकली द सॉल्यूशन ऑफ डाइवर्सिटी। पहले जो डर था, जो फियर था कि अगर सेंटर को ज्यादा पावर दे दिया जाए तो टायरेनी आ जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ऑथोरिटेरियन बन जाएगा गवर्नमेंट, ये सारी चीजें जो सोची जा रही थी, अब इसको अलग तरीके से सोचा जा रहा है। अब ये जो फेडरलिज्म बनाया गया, ये बेसिकली ये है कि ये अमेरिकन फेडरलिज्म बेसिकली एक सॉल्यूशन है डाइवर्सिटी का, नॉट अ थ्रेट टू यूनिटी। ये जो फेडरलिज्म है ये यूनिटी का थ्रेट नहीं है, ये बेसिकली एक सॉल्यूशन है जिससे कि यूनिटी भी बनी रहेगी और डाइवर्सिटी भी बनी रहेगी। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि कोर फीचर क्या था, फेडरलिज्म। इसके अलावा क्या था? सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, नो नीड टू एक्सप्लेन इन वेरी डीप, बट देखते हैं अब क्या हुआ। पावर को सेपरेट कर दिया गया। कैसे सेपरेट किया गया? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। आप देख रहे हो
इसके पास क्या है? लॉ मेकिंग पावर। इसके पास क्या है? इंप्लीमेंटेशन पावर। इसके पास क्या है? इंटरप्रिटेशन। आपको ऐसा लग रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं हम लोग? बेसिकली फीचर्स अगर कहीं से लिए गए हैं तो वही तो दिखेगा। ये 1787 में बन रहा है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1950s में बना। और इन सब का पर्पस क्या था? ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, इनका पर्पस क्या था? इनका बेसिकली पर्पस है कि मोनोपोली ना हो जाए, नो मोनोपोली ऑफ पावर। एंड साथ ही साथ सेपरेशन ऑफ पावर से क्या हुआ? कंटिन्यूअस अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हुई। यही तो चाहिए था। ये बेसिकली जब ये सारी चीजें होती है, ये क्या प्रिवेंट करता है? ये प्रिवेंट डिक्टेटरशिप। ये प्रिवेंट करता है मॉब डेमोक्रेसी। ठीक है। अभी देखो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर है वो आपको एकदम ऐसा लगेगा कि हम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं वैसे ही फीचर्स हैं। तो आपको यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा याद करने की कोशिश नहीं करना है। बस सिंपल आप यहाँ पे लिखते जाओ। तीसरा पॉइंट अगर आपको लिखना है, क्या लिख देंगे? चेक्स एंड बैलेंस। ये भी तो एक बहुत बड़ा फीचर था ना। ये फीचर बेसिकली क्या करता है? मैकेनिज्म लेवल पर काम करता है। जैसे कि देखो, प्रेसिडेंट को वीटो पावर दिया गया, सेनेट को ये पावर दिया गया कि वो ट्रीटीज को अप्रूव करे, जुडिशरी को ये पावर दिया गया कि वो लॉज को रिव्यू करे, जुडिशियल रिव्यू। तो आप यहाँ पे जो हम जो पढ़ते आ रहे हैं सेम वही है ना। प्रेसिडेंट वीटो, सेनेट अप्रूवल ऑफ ट्रीटीज, जुडिशियल रिव्यू। लिबर्टी को प्रिजर्व किया गया, नॉट बाय गुड रूलर बट बाय बैड रूलर प्रिवेंशन। यहां जो लिबर्टी को प्रिजर्व किया जा रहा है वो अच्छे रूलर से प्रिजर्व नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे बैड रूलर जो है उनसे प्रिवेंट किया जा रहा है लिबर्टी को। और उसका तरीका क्या अपनाया जाए? चेक्स एंड बैलेंस। अब क्या है ना कि अगर आप देखोगे तो इसमें और भी फीचर्स हैं। क्या फीचर्स है? जुडिशियल रिव्यू का। हम लोग जुडिशियल रिव्यू को देख रहे हैं ना। ये जो जुडिशियल रिव्यू का फीचर है वो क्या बताता है? ये बहुत बड़ा फीचर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो हमें आने वाले मॉडर्न पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे से देखना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन हो, आज के टाइम पे जुडिशियल रिव्यू उन सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के बारे में बात की जाती है। तो चलो हम लोग जुडिशियल रिव्यू के बारे में पहले देखते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के बारे में देखेंगे। जुडिशियल रिव्यू का जो इवोल्यूशन है, ये इवोल्यूशन ऐसा नहीं है कि कहीं पे लिखा हुआ था वहां से डेवलप हुआ है। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का अपना डेवलपमेंट है, इंटरप्रिटेशन के थ्रू जो डेवलपमेंट किया है वो है। और इसका रोल क्या होता है? सबसे पहले हम ये देखते हैं, नॉट इन टेक्स्ट बट इंटरप्रिटेशन डेवलपमेंट। और क्या दिखेगा आपको? आपको यहाँ पे दिखेगा रोल। इसने क्या रोल प्ले किया? इसने रोल प्ले किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम है, ये बताया। इन्होंने बताया कि लेजिस्लेचर जो है वो लिमिटेड है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। अगर वो कुछ करती है तो जुडिशियल रिव्यू की तरह थ्रू उसको चेक किया जा सकता है। और ये वर्ल्ड हिस्ट्री में इतना बड़ा सिग्निफिकेंस रखता है कि फर्स्ट टाइम पता चलता है लॉ इज एबव द लेजिस्लेचर। फर्स्ट टाइम ऐसा दिखता है हमें कि यहाँ पे लॉ सबसे बड़ा है, लॉ लेजिस्लेचर से भी बड़ा है।
हमें यहां पे कॉन्सेप्ट आता है। ये कॉन्सेप्ट क्या है? डेमोक्रेसी विथ लिमिट। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि डेमोक्रेसी को किस तरह से लिमिटेड बनाया गया, इन इसमें लिमिट कैसे तय किए गए। देखो, मेन क्या था, जो फाउंडर्स थे, उन फाउंडर्स को प्रॉब्लम क्या था? उन फाउंडर्स को ये प्रॉब्लम था, उनको ये डर था कि मास डेमोक्रेसी ना हो जाए। मास डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जो फ्रांस में हो रहा था, फ्रांस में क्या हो रहा था? मॉब वायलेंस। ज्यादातर लोग एक साथ मास मोबिलाइजेशन करके वायलेंस पे उतर जाते थे। उन्हें इस चीज का डर था। इन्हें ये बेसिकली अगर आप देखो ना, तो ये एक एलीट रिपब्लिक है। इन्हें अपने प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी देना था। इन्हें स्टेबिलिटी चाहिए थी। क्यों? कैपिटलिस्ट लोग भरे पड़े। वहां पे जो इंग्लिश मैन है वो बाहर से आए हुए कैपिटलिस्ट लोग हैं। वो अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। वो कंट्री में स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। वो किसी भी तरह का मॉब वायलेंस नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मास डेमोक्रेसी हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन, व्हाई फाउंडर्स फियर्ड मास डेमोक्रेसी। सबसे बड़ा इनके आगे जो एग्जाम्पल था वो था फ्रेंच मॉब वायलेंस। दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर प्रॉपर्टी, और ये प्रायोरिटी थी उनकी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं करना चाहते थे, ये उनकी प्रायोरिटी थी। इनके लिए सबसे बड़ा कंसर्न था स्टेबिलिटी। और इन्हीं सबका रिजल्ट क्या देखने को मिलता है कि ये लोग इलेक्शन भी अगर डालते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये इनडायरेक्ट होता है। अभी भी देखो आप, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, यहाँ पे भी क्या है, ये एक एलीट रिपब्लिक की तरह दिख रहा है। और यही प्रॉब्लम है। यही सारे प्रॉब्लम आगे हम सिविल वॉर में देखेंगे। इसका रिजल्ट होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसका रिजल्ट होता है रेस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा रिपब्लिक क्रिएट करता है जो कि एक प्योर डेमोक्रेसी भी नहीं है। और ये जो रिपब्लिक क्रिएट होता है, ये रिपब्लिक बेसिकली एलिट रिपब्लिक होता है। और इसीलिए देखोगे कि 1791 में जब बिल ऑफ राइट आता है, बिल ऑफ राइट्स आता है, इसके आने के साथ साथ क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अभी देखो बिल ऑफ राइट को क्यों ऐड किया गया होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन, व्हाई बिल ऑफ राइट। देखो, सबसे पहले हम समझे कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही थी, जो क्रिटिसिज्म आ रहा था, वो क्या था कि अभी तक क्या देखा गया कि इंडिविजुअल फ्रीडम जो है वो एब्सेंट दिख रहा है। वैसे अगर जो फिलॉसफी चल रही है उन सब में एब्सेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन एक्सप्लिसिटली उसको मेंशन नहीं किया गया कहीं पे। इंडिविजुअल फ्रीडम को एक्सप्लिसिटली एब्सेंट देखा गया है। इसी का सॉल्यूशन होता है बिल ऑफ राइट। और इसमें क्या होता है, इसमें फर्स्ट 10 अमेंडमेंट होते हैं। फर्स्ट 10 अमेंडमेंट। और यहां पे क्या दिया जाता है, राइट। क्या? राइट टू स्पीच, रिलीजन। ये सब इंडिविजुअल बात कर रहा है, देखना। ड्यू प्रोसेस, प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्ररी पावर। अब
बिल ऑफ राइट के कारण क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट बन जाता है। अब ये कैसे बनता है, हम लोग आई थिंक मेंस में ये चीज पढ़ चुके हैं बहुत सारे चीजों में, जीएस पेपर 2 में। अभी देखो क्या होता है ना कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है उससे बड़ा है कि व्हाई द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सक्सीडेड, क्यों सक्सेसफुल हो पाता है, इसके सक्सेस फैक्टर क्या क्या है, इस चीज को भी देख लेते हैं। व्हाई द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सक्सीडेड। देखो आपको जो भी है, जब भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन बोलता हूँ ना, क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ, चेक्स एंड बैलेंस क्या है, ये जो पैटर्न है, ये जो फॉर्मेट है, आपको जिस तरह से बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ये पैटर्न पीवाईक्यू पैटर्न है। मैं अभी बता दूं, पीवाईक्यूज में जो क्वेश्चन आए हैं बस उसी तरीके से आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है, ताकि जब आप बुक से पढ़ो और जब आप यहाँ लेक्चर देखो तो आपको एक चीज क्लियर हो जाए कि आखिर क्या हो रहा है, समझना कैसे है उस टॉपिक को। बुक में एक स्टोरी लाइन लिखी हुई है, लेकिन इस स्टोरी लाइन को किस तरह से आपको समझना है ये आपको यहाँ पता चल रहा है। ठीक है, तो कुछ सक्सेस फैक्टर क्या कहते हैं, सबसे पहले सक्सेस फैक्टर थे यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज। ये जो कॉम्प्रोमाइज कल्चर है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे डिमांड तो बहुत लोगों को है, अलग अलग तरह के डिमांड है, लेकिन इस डिमांड में किसी एक के डिमांड को प्रायोरिटी नहीं दी जा सकती, इसीलिए क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, दोनों पार्टी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जितनी भी पार्टी होती है सब कॉम्प्रोमाइज करती है और एक पॉइंट पे आकर एक दूसरे से एग्री करती है। और इसीलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो है कॉम्प्रोमाइज कल्चर, और इसीलिए ये सक्सेसफुल हो पाती है। यहाँ पे क्लियर इंस्टीट्यूशनल डिजाइन देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें एडेप्टेबिलिटी दिखती है, इस टाइम के हिसाब से जो भी चीजें जरूरी होती है उसके हिसाब से ये कॉन्स्टिट्यूशन खुद को अडेप्ट करता है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए जाते हैं जिससे जो बेसिक गवर्नेंस सिस्टम है वो स्टेब्लिश हो पाए, एक स्ट्रक्चर बन पाए। एंड साथ ही साथ जो यहाँ के पावरफुल लोग होते हैं, एलीट क्लास के, यहाँ पे एलीट कॉन्शियसनेस को भी देखा जाता है, और उनके जो प्रॉब्लम होते हैं, उनका जो आप कह लोगे कंसेंसस होता है, इन सबको ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, अभी देखो ये जो रिपब्लिक, एलिट रिपब्लिक क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हमने देखा कि ये प्रॉपर डेमोक्रेसी भी नहीं है, एक प्योर डेमोक्रेसी भी नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ इसको पब्लिक लेजिटिमेसी भी मिल जाती है, और इसीलिए ये सक्सेसफुल हो पाता है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसमें आपको दिखेगा एक बैलेंस आइडियलिज्म, और ये जो बैलेंस आइडियलिज्म है, ये किसके साथ है, ये है पॉलिटिकल रियलिज्म के साथ, और यही रीजन है कि ये थोड़े टाइम के लिए ही सही लेकिन सक्सेसफुल होता है। और इसी का आप देखो, अगर आप हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस अगर देखो, तो देखो मैं हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के बारे में अगर हम बात करें तो क्या है, ये फर्स्ट मॉडर्न रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये एक मॉडल बनता है फ्रांस के लिए, लैटिन अमेरिका के लिए, एंड लेटर टाइम्स इंडिया के लिए। ये एक फाउंडेशन क्रिएट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल लिबरलिज्म का। तो एक चीज आपको समझ में आ गया होगा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक रिवॉल्यूशनरी मैनिफेस्टो नहीं है, बल्कि एक रिवॉल्यूशनरी सॉल्यूशन है। यहाँ पे ह्यूमन वीकनेसेस को एक्सेप्ट भी किया गया, यहाँ पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया थ्रू इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे लिबर्टी इंश्योर की गई थ्रू लॉ। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में देखा जाए तो ये एक फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट है टू मेक फ्रीडम परमानेंट।
फ्रीडम को परमानेंट बनाने के लिए एक सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे सक्सेसफुल अटेम्प्ट होता है। ठीक है, अभी देखो ये तो थी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात। अभी अमेरिकन इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। क्या प्रॉब्लम्स है? जैसे हमने जो भी बात की है, एलीट रिपब्लिक, नॉट अ प्योर डेमोक्रेसी, स्लेवरी, इस तरह की बहुत सारी बातें की है। और हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज जो दिख रहा है, ये सारे कॉम्प्रोमाइज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लेकर आती है। और इसी प्रॉब्लम के कारण होता है अमेरिकन सिविल वॉर। तो हम लोग इसके बाद अमेरिकन सिविल वॉर के बारे में देखेंगे अगले लेक्चर में। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, और अगर इस लेक्चर के साथ में अगर आपको कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आके अपने डाउट्स पूछो। अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट करो, क्लैरिटी मिल रही है तो लाइक करो, और हो सके तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।